कि माँ बाप की इच्छा कुछ और होती है, बच्चा कुछ और बनना। देखिए हमने तो दोनों ही दौर देखे हैं। वो जो पुराने दौर थे, क्योंकि हम जब हम बहुत छोटे होते थे तो वो चीजें भी हमने देखी। आज वाली नई जो युवाओं का जो दौर है वो भी हम देख ही रहे हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मंथन टॉक। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम हर क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को आपके साथ अवगत कराते हैं। और यदि बात हो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक या सामाजिक या शिक्षा के क्षेत्र में, हर उस शख्सियत का जिसका महत्वपूर्ण योगदान है या वर्तमान में कार्यरत हैं, उनसे हम आपको अवगत कराने का कार्य करते हैं। आज उसी श्रृंखला में हम मिले हैं डॉक्टर बलराम जी से, जो डीएवी कॉलेज में प्राध्यापक हैं और राजनीतिक विज्ञान के विभागीय अध्यक्ष भी हैं। हम उनसे उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में, और जो आजकल छात्रों को जो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो रिजल्ट आते हैं उसके बाद वो इतने तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं कि अपरिहार्य कदम उठाने का प्रयास करते हैं। तो इस भूमिका में, इस परिस्थितियों में जो प्राचार्य होते हैं, प्राध्यापक होते हैं या अध्यापक होते हैं, उनकी भूमिका और भी ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि मैं आपको लोगों को एक बात बता देना पहले चाहता हूँ, यदि कोई नेता हम गलत चयन कर लेते हैं तो देश को 5 साल का ही क्षति पहुँचती है। यदि हम एक शिक्षक का गलत चयन कर लेते हैं, एक शिक्षक गलत हो जाता है, तो पूरी की पूरी जनरेशन, पूरी की पूरी शताब्दी गलत हो जाती है, क्योंकि उस बच्चे को दशा और दिशा देने में उसके प्राध्यापक, उसके गुरुजनों का बहुत बड़ी भूमिका होती है। माता-पिता जन्म देते हैं, लेकिन एक बच्चे को पूर्णता रूप देने के लिए जो अतुलनीय योगदान गुरुजनों का होता है, इससे बढ़कर किसी का नहीं होता। गुरु को इसलिए ही ईश्वर से भी बड़ी संज्ञा दी जाती है। यदि ईश्वर एक बराबर में हो और एक बराबर में गुरु हो, तो सबसे पहले चरण गुरु के पकड़े जाते हैं, क्योंकि गुरु ही वो निमित्त कारक है, गुरु ही वो सेतु का निर्माण करता है जो ईश्वर से हमें साक्षात्कार कराता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे कि रिजल्ट आते हैं तो हम देखते हैं बच्चे तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं और ऐसे कदम उठाते हैं कि वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। तो ऐसे तनावपूर्ण वातावरण से बाहर आने को लेकर मतलब आप लोग क्या सार्थक कदम करेंगे? आपकी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ती हैं, क्योंकि रिज़ल्ट आने के उपरांत इस तरीके की घटना देखना एक सहज बात है। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दूसरा, जो बात आपने कही है कि रिजल्ट आने के बाद कुछ बच्चे मायूस हो जाते हैं, कई बार कोई गलत स्टेप भी ले लेते हैं। तो जो है बच्चे को अपना मैक्सिमम देना चाहिए, उसे अपनी पूरी मेहनत करनी चाहिए और उसके बाद जो है वो परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि रिजल्ट जो है वो अच्छा ही आएगा। और उसके बाद कई बार क्या होता है कि बच्चे जितना चाहते हैं उतने मार्क्स वो नहीं ले पाते, तो उसे अगली क्लास के लिए, अगली कक्षा के लिए मेहनत करनी चाहिए और अच्छे मार्क्स लेने चाहिए। तो उसे मानसिक रूप से अपने अंदर कोई कुंठा पैदा करनी या मानसिक बीमारी से ग्रस्त होना, इससे बचना चाहिए खुद खुद बच्चे को। हम तो बच्चों को जब काउंसलिंग करते हैं तो यही बात समझाते हैं कि आप अपनी मेहनत करें और आगे जो है परमात्मा पर छोड़ दें। और उसके बाद जो है यदि कुछ कम नंबर आ गए तो अगली क्लास के लिए आप तैयारी करें अच्छे से और उसमें कवर कर लें वो चीज़। बहुत सुंदर बात कही है कि आज शिक्षा की ज़रूरत है, कि मानसिक तौर पे भी सशक्त होने की ज़रूरत है, आत्मबल को मजबूत रखने की ज़रूरत है। जैसे भगवत गीता में बताया गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हमारा कर्म करने का अधिकार है, फल पे हमारी इच्छा नहीं है, ना हमारे अधिकार क्षेत्र में वो चीज़ आती है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो आजकल देखा जाए सर, टेम्पलेट लगते हैं, एक प्रतिस्पर्धा चली हुई है कि कौन कितने ज़्यादा अंक अर्जित करता है। यानी बच्चों को स्कूल में एक प्रोडक्ट बना दिया है, फैक्ट्री बना दिया है कि भई इसने इतने नंबर ले लिए। ये जो भाग-दौड़ वाली संज्ञा, इसको आप कैसे देखते हैं और इसका क्या नज़रिया रहेगा आपकी? देखिए हर फील्ड में आज के समय में भाग-दौड़ है, एडवर्टाइज़मेंट का दौर है, जी। अपने आप प्रतिस्पर्धा का दौर है, अपने आप को सभी एक दूसरे से बढ़कर दिखाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं तो यही कहूँगा कि नॉर्मल लाइफ जो है वो अच्छी होती है। नॉर्मल जो लाइफ है वो ठीक है। बच्चों को भी अपनी मेहनत करें, जो मैंने पीछे बात बताई, और उसी प्रयास करें आगे के लिए अच्छा करने का। और जो ये इतनी दौड़ भाग है, ये चीज़ है, इससे बचें। इसमें क्या है
कि कुछ टाइम के लिए तो आप उसमें फिट हो सकते हो, बट जो लॉन्ग टर्म है तो उस चीज में फिर आप फिट नहीं बैठ पाते। जैसे एक लंबी रेस का घोड़ा बने, तो लंबी रेस का जो घोड़ा है वो वो अपना स्टेमिना बचा के रखता है, वो धीरे 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 चलता है और आगे बढ़ता है और लास्ट तक चलता है, अपने जो लक्ष्य है उसका लास्ट तक चलता है। तो यही है कि जो है अपने स्टेमिना को बनाएं, बचाएं और जो है चलते रहें, जब तक चलते रहें जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं। ये बेहद खूबसूरत बात कही है कि अपनी ऊर्जा को खपत ना करें। अपने कई बार आपने देखा होगा ये कुछ ऐसे खेल होते हैं, बॉक्सिंग हो गया, कुश्ती होगी, जिसमें सर्वप्रथम तो हम अपना बचाव करते हैं ताकि जो दूसरा खिलाड़ी है वो अपनी ऊर्जा को खपत कर ले और हम सिर्फ बचाव मात्र से अपनी ऊर्जा को बनाए रखते हैं। तो एक सामाजिक चिंतन की बात करें, यदि समाज का क्या दृष्टिकोण ऐसे बच्चों के प्रति रहता है? क्या जो टॉपर है सिर्फ उसी की पूजा होती है? और जो नहीं आता उसको जो कलुषित दृष्टिकोण से देखते हैं, एक संकीर्ण दृष्टिकोण से देखते हैं, इस दृष्टि को कैसे बदला जाए? देखिए समाज का एक समाज का अपना एक व्यू है। वो व्यू क्या है कि जो बच्चा सफल होता है वो उसको पद पर, यदि वो पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली उसने तो उसको बहुत मान सम्मान देंगे, उसको बहुत ये मानने कि भाई ये इसने तो बहुत मेहनत की आज ये सफल हुआ है। और ऐसे जब आईएएस आईपीएस की परीक्षा होती है तो जो लास्ट में जो लोग जाते हैं इंटरव्यू तक, तो उनकी भी मेहनत में कोई कमी नहीं होती, परंतु जो सफल होते हैं तो समाज उनको सम्मान देता है। मैं हमारा तो यही है कि भाई सम्मान जो है सबको मिलना चाहिए। जो जिन बच्चों ने मेहनत करी है, जो मेहनत करते हैं, सफल नहीं हो पाए कोई बात नहीं, वो जो सफल नहीं हो पाए वो आगे के लिए प्रयास करें और जो सफल हो गए वो अपने कार्य को अच्छे से करें। तो समाज को भी जो बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं हो पाते हैं, उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आप आगे बढ़ें, जीवन में प्रयास करें और सफलता आपको जरूर मिले। तो ये समाज का अपना एक दायित्व बनता है। ये समाज का एक दायित्व है कि हम जो बच्चे फेल होते हैं, क्या पता हर बच्चे में एक प्रवीणता होती है, एक निपुणता होती है, क्या पता वो हम देखते हैं अच्छे कोई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जो फिलहाल 12वीं नहीं कर पाए लेकिन वैश्विक पटल पर वो देश का नाम ऊँचा कर लेते हैं। तो मतलब पढ़ाई के साथ और भी बहुत सारे विकल्प होते हैं जिनमें हम अपनी श्रेष्ठता दिखा सकते हैं। तो सर इसी क्रम में हम अगला प्रश्न आपसे पूछेंगे कि पढ़ाई का प्रेशर जो है वो सपनों की उड़ान है या मजबूरी का बोझ है? नहीं, ये सपनों की उड़ान है ये, क्योंकि वही बच्चा मेहनत करेगा जो जिस बच्चे को ये लगता है कि मैं मेरे को जीवन में सफल होना है, मुझे अपने माँ बाप का, अपने परिवार का नाम रोशन करना है, मुझे अपने लक्ष्य पर पहुंचना है, तो वो दिन रात मेहनत करता है। और हमारे पास ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो गरीब परिवारों से बच्चे उठ के आए हैं, जिन्होंने मेहनत करी है, जो बड़े बड़े पदों पे विराजमान हुए। तो इसको बोझ न समझे, इसको अपना लक्ष्य समझ करके जो है इसको इस रास्ते को आप वहां तक चलें जहां तक आपका लक्ष्य का वो रास्ता पूरा नहीं होता। तो ये है, इसमें बोझ नहीं है। तो सर आप ऐसे केंद्र पे बैठे हो जिसमें मतलब एक मतलब समग्रता का समावेश है, हर ग्रामीण क्षेत्र से शहर से हर केंद्र का हर क्षेत्र का ये केंद्र है। तो आपके दृष्टिकोण में गाँव और शहर का फ़र्क में क्या है? युवाओं में भी आप देखिए, गांव और शहरों में फर्क तो है ही। गांव का बच्चा गांव से चलता है, शहर में पढ़ने के लिए आता है, उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब हम आ, हमने मैंने खुद ही, यदि मैं अपनी बात करूं, मैंने +2 गांव के सरकारी स्कूल तक की। उसके बाद हम लोग कॉलेजों में आए, तो कॉलेजों में आने गांव के यहाँ तक डिस्टेंस उसको कैसे कवर करते थे? बसों के माध्यम से। और बसें हमारे गांव तक जब आती थी तो पहले ही भरी हुई होती थी, तो अ, कभी छत के ऊपर बैठ के आना, कभी खिड़की में खड़े होके आना, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। और कितनी बार तो ऐसा होता था कि जाम की वजह से, या बस नहीं आई, या अन्य कोई ऐसी घटना हो गई कि हम लेक्चर में टाइम पे ही नहीं पहुंच पाते थे।
तो ऐसी ये तो मैंने अपने साथ बताई हैं बातें। बहुत सारे मेरे जैसे बहुत सारे गांव के बच्चे हैं जिनके साथ ये चीजें बीतती हैं, तो उनको ये चीजें तो फेस करनी होती हैं। बट फिर भी इन चीजों को फेस करते हुए उनको जो है आगे बढ़ना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि ये चीजें जो लाइफ में आती हैं, और गांव के बच्चे और शहर के क्योंकि शहर के बच्चों को सारी फैसिलिटी मिलती हैं, गांव का बच्चा कहीं ना कहीं, वैसे तो गांव में चलो अब जो है फैसिलिटी मिलने लग गई हैं, बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं हैं, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं इस दौड़ में शहर के बच्चे से पीछे है। पर इस चीज को वो अपनी कमजोरी ना समझे, इस चीज को कमजोरी की बजाय वो अपना एक प्लस पॉइंट समझ गए कि मैं गांव का हूँ, मुझे ज्यादा मेहनत करनी है। तो उसका ये जिम्मेवारी बनती है खुद बच्चे की कि वो ज्यादा मेहनत करे गांव का बच्चा, और जीवन में जो है जो लक्ष्य उसका है उसको जो है निर्धारित करे। तो इसी प्रश्न के अंदर एक अंतर्निहित विचार है कि जो शहर की चकाचौंध, जो शहर की सुविधाएं, जो वो ग्रामीण बच्चों का कहीं न कहीं जो टैलेंट है उसको निगल रही है। देखिए, वो मैंने जैसे पहले कहा कि शहर का बच्चा गांव के बच्चे से कहीं ना कहीं एडवांस है, क्योंकि उसको सुविधाएं मिलती हैं। गांव का बच्चा को ये सारी पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती। परंतु ऐसा नहीं है कि गांव के बच्चे में टैलेंट नहीं है। गांव के कितने ऐसे गांव के बच्चे हैं जो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अभी हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री गांव से हैं। और एक तो आप सभी जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी गांव से थे, और एक नदी में तैर करके वो सुबह पढ़ने के लिए जाते, कितना उनका संघर्ष था, देश के प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे अनेक हमारे पास अधिकारियों के, पॉलिटिशियन के, अभिनेताओं के, बिजनेसमैन के बहुत सारे उदाहरण हैं जो गांव से निकले हैं, और उन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया है, परिवार। यदि हम देखते हैं कि जो बोर्ड की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, अच्छे अंक अर्जित करते हैं, प्रथम श्रेणी में जो उत्तीर्ण कर लेते हैं परीक्षा, भविष्य में जाकर कितने कामयाब होते हैं? ये बच्चे की निरंतरता पर निर्भर करता है। कई बार क्या होता है कि एक क्लास में हमने 10th क्लास में हमने बहुत अच्छे नंबर ले लिए, बोर्ड में भी हम टॉपर बन गए, उसके बाद हमने मेहनत नहीं करी और अगली जो क्लास है उसमें हमारे मार्क्स कम आए, और उसके बाद हम यदि पढ़ाई को निरंतर रखते हैं तो आगे हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं। तो फिर ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सफल हो ना हो, निरंतरता बहुत जरूरी है। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं बच्चों के हमारे, क्योंकि हम तो कॉलेज में देखते हैं बच्चों को कि जो 10th में प्लस 2 में बहुत कम मार्क्स आते हैं, और उसके बाद उसने बहुत तैयारियां करी, बहुत पढ़ा, वो मेहनत करी, और वो बहुत ऊंचे पदों पर विराजमान हुए। तो ये निरंतरता है बस। तो एक बात और हमें देखने को मिलती है कि जो शिक्षा ज्ञान की होती है, मतलब हम कहीं न कहीं इस चीज़ में विभेद नहीं कर पाते, भई शिक्षा और ज्ञान में अंतर क्या है? मतलब आजकल डिग्रियाँ तो बढ़ रही हैं, शिक्षा तो बढ़ रही है लेकिन ज्ञान नहीं बढ़ रहा। अक्सर जब हम बस में यात्रा करते हैं, जो बड़ी-बड़ी क्लासों में बच्चे जाते हैं लेकिन कई महिलाएँ खड़ी रहती हैं, तो मतलब कहीं न कहीं जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, उसमें नैतिकता का और ज्ञान का भी समावेश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो विद्यार्थियों को एक अच्छा नागरिक बनाना है। और शिक्षा ये कार्य करती भी है। शिक्षा बच्चे के ज्ञान का संवर्धन करती है, उसकी बढ़ोतरी करती है ज्ञान की। शिक्षा का लक्ष्य भी यही होता है कि एक सामाजिक ताने बाने को नजर में रखते हुए एक ऐसे भविष्य के नागरिक तैयार करें जो समय आने पर समाज की, देश की, राष्ट्र की सेवा में आगे बढ़े। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वास्तविक रूप में वो जो मैंने बताया यही है। इसके साथ साथ शिक्षा ज्ञान में संवर्धन करती है, ज्ञान में बढ़ोतरी करती है, और जो है यही कार्य इसका होता है। जी। तो एक बात देखें, जैसे हम विद्यार्थी से भी यहाँ परिचित हुए हैं, तो उनकी एक मन की अभिव्यक्ति थी कि आप सभी, मतलब गुरुजन तो सभी प्रिय होते हैं, लेकिन आप बड़ा बेहद
सहज तरीके से मार्गदर्शित करते हैं। तो आपके पास शिक्षा देने की और बच्चों के साथ आत्मीयता संबंध बनाने की ऐसी कौन-सी कार्यशैली है आपकी? थोड़ा इसके बारे में विस्तार से समझाइए। देखिए, क्या है, मैं गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ और ऐसे इलाके से आता हूँ मैं, जहाँ से बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो ये है कि थोड़ा गाँव से, क्योंकि हमारे कॉलेज में मैक्सिमम बच्चे गाँव से ही आते हैं, तो इसलिए उनका अटैचमेंट मेरे साथ कुछ ज़्यादा है। वो ये समझते हैं कि भी हमारे अपने इलाके के टीचर हैं, तो मेरे पास आते हैं। मैं भी जितनी संभव प्रयास होता है बच्चों की हेल्प करने का, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल भी इसी दिशा में जो है उनका प्रयास है कि बच्चे को किसी तरह की, विद्यार्थियों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। वो खुद गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, तो उनका सहयोग मुझे मिलता है और उनके सहयोग से बच्चों की जितनी हम हेल्प कर सकते हैं जिस भी तरीके से, वो हम करने का प्रयास करते हैं। यही कारण है। तो एक बात और देखने को मिलती है कि माता-पिता, आज के जो बच्चे हैं, युवा हैं, कल को माता-पिता भी बनेंगे, तो एक बात देखने को मिलती है कि जो माता-पिता जिन सपनों को पूरा नहीं कर पाए, उन सपनों को आगे अपने बच्चों पर थोपने का प्रयास करते हैं। जैसे इस स्थिति में यदि हम थ्री इडियट फ़िल्म ने भी बड़ा ज्ञान दिया था कि मतलब जो बच्चा बनना चाहता है, उसकी इच्छाओं को प्रमुखता ना देकर अपने स्वयं की इच्छा उन पर थोपने का काम करते हैं। तो इसके विषय में भी थोड़ा बताइए, क्योंकि ये बड़ा ज्वलंत समस्या है। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि माँ-बाप की इच्छा कुछ और होती है, बच्चा कुछ और बनना, बच्चे की जो योग्यता है, जो उसका पोटेंशियल है, उसके अकॉर्डिंग जो बच्चा खुद बनना चाहता है, वो उसकी उसी दिशा में उसे प्रयास करना चाहिए। तो और यदि अब मैं यदि बताऊं, जब मैंने बीए की, तो उसके बाद जब मैंने एडमिशन लिया एमए पॉलिटिकल साइंस में, तो मेरे जो ब्रदर थे वो ये बोले कि आप एमए इंग्लिश कर लो, भी इसमें ज़्यादा स्कोप है, अच्छा है, नौकरियों की भी अच्छी इसमें वैकेंसी आती हैं। परंतु मैंने उसे ये कह के मना कर दिया कि मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में है। तो इंटरेस्ट जो है अपना, माँ बाप की इच्छा कुछ भी हो सकती है, वो तो यही चाहेंगे कि हमारा बच्चा जो है, ये मैं बनना चाहता था, मैं नहीं बन पाया, मेरा बेटा बन दे। पर कई बार क्या होता है कि उस स्थिति में वो बच्चा जो है वो नहीं बनना चाहता वो चीज, तो यहाँ पे फिर उसको जो है ध्यान। तो एक बात और देखने को मिल रही है कि आजकल एक रियल की जिंदगी ना होकर रील्स की जिंदगी हो गई। आप देखते हैं इंस्टाग्राम पे, यदि कोई ऐसी अप्रिय घटना घट भी रही हो तो हम उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, ना कि उसको प्राथमिक उपचार देने की। मतलब संवेदनहीनता भी आजकल पनपती जा रही है। पता नहीं कौन सी ये संस्कृति या कौन से संस्कारों का अवगुणों का प्रवाह चल पड़ा है। तो मतलब यदि इस चीज में बच्चों को परिपक्व करने के लिए, क्योंकि एक बेहद खूबसूरत चीज देखी है कि कुछ हमारी ऐसी लोक संस्कृति की चीज थी जैसे सॉन्ग, तो इस कॉलेज की बड़ी सार्थक पहल थी कि हर वर्ष यहाँ पर हमारी जो पूरा संस्कृति थी हरियाणवी, बच्चों को, नई जनरेशन को उससे आत्मसात, उससे जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो एक बेहद अच्छी बात है ये। और इसके साथ ही जो ये विचार हैं, जैसे आपके विचार हैं विद्यार्थियों के प्रति या आम जनमानस के प्रति, जो एक परोपकार के भाव हैं, ये विद्यार्थी के अंदर, बच्चों के अंदर कैसे पैदा करें? देखिए, संस्कार निर्माण बहुत जरूरी है और संस्कार निर्माण की दो पाठशालाएं हैं, एक तो उसका खुद का परिवार और दूसरा जो विद्यालय है। यहाँ से एक सोसाइटी भी है, सोसाइटी से जिस समाज में वो रह रहा है उससे उसको संस्कार बच्चे में या प्रत्येक व्यक्ति में संस्कार निर्माण होना बहुत जरूरी है। यदि वो संस्कारी है तो जो आपने बातें बताई, वे रील बनाने में इसमें लगे रहते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, उनको लगता है कि भी रील बना लो पहले, तो वो चीजें छोड़ के यदि हम उसकी हेल्प भी कर दें, अब कोई यदि नदी में डूब रहा है तो उसकी रील बनाने की बजाय यदि हम उसके बचाव का कोई उपाय ढूंढ लें तो वो ज्यादा बेटर है। तो ये डिपेंड करता है स्वयं की इच्छा पर, ये डिपेंड करता है आपके संस्कार कैसे हैं। तो ये है कि बच्चों में संस्कार निर्माण का काम करें और टीचरों का भी ये दायित्व बनता है पेरेंट्स के साथ साथ कि वो इस जो है बच्चों के अंदर संस्कार निर्माण करें। तो एक बात और देखते हैं, जो विद्यार्थी फेल हो जाते हैं कि एक अध्यापक, प्राध्यापक और
अभिभावक जो भी हैं, उनका ये चीज जाननी चाहिए, उस बच्चे से बातचीत करनी चाहिए कि आखिर उसकी फेल होने के पीछे कौन से कारण है, उसकी एक काउंसलिंग करनी चाहिए। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, फेल होने के कारणों का ज़रूर पता लगाना चाहिए। ये कॉलेज का, स्कूल का ये दायित्व बनता है टीचर्स का कि उसका पता लगाएं कि भी कहाँ इसको प्रॉब्लम रही है। कई बच्चे तो क्या है कि सुविधाओं के अभाव में कई बार उसको किताबें नहीं मिल पाती या फीस की वजह से या कोई और बहुत सारे कारण ऐसे भी होते हैं। और कई कारण ऐसे होते हैं कि वो स्वयं की उससे कि कई बार वो गलत लत में चला गया या बच्चों के साथ, या वो मन नहीं है उसका पढ़ाई में, या अन्य किन्हीं उसमें लग गया वो। तो इन चीज़ों का पता लगा करके टीचर को फिर उसमें सुधारीकरण करना चाहिए। सुधारीकरण करके फिर जो है फिर अच्छे से उसको मोटिवेट करें और जीवन में उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। वैसे तो आपकी भी आयु कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके समय की जो यौवन अवस्था थी और आज के युवा जो हैं, उनमें क्या विशेष तौर पे आप परिवर्तन देख पा रहे हैं? देखिए, हमने तो दोनों ही दौर देखे हैं। वो जो पुराने दौर थे, क्योंकि जब हम बहुत छोटे होते थे तो वो चीज़ें भी हमने देखी। आज वाली नई जो युवाओं का जो दौर है वो भी हम देख ही रहे हैं। तो बहुत फास्ट लाइफ है। विद्यार्थी युवा मोबाइल में, इनमें जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो इन बच्चों से मेरा यही अनुरोध है कि आप मोबाइल से जो इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है, अच्छी जो बातें हैं, कोई जानकारी प्राप्त करनी, वो लें। उसके बाद अपनी पढ़ाई पे, अपने लक्ष्य पे ध्यान दें और अपना जीवन में सफल हों। तो यही मेरा उनसे अनुरोध है। तो सर, आप अंतिम एक प्रश्न रहेंगे जिससे एक प्रेरणादायक विचार रहेगा, प्रेरणादायक पुंज हम उनको देने वाले हैं। इससे पूरे मंथन का जो अमृत है वो इस अंतिम प्रश्न में हम आज आपको निर्मित करेंगे। सर, आप भी काफी एक अभाव और मध्य वर्गीय परिवार से भी बिल्कुल जो चुनौतियों से जूझ रहा हो, पारिवारिक चुनौती जिसके पास आ गई हो, बहुत सारी पारिवारिक बंधन जिसके पास हो, साथ संसाधनों का अभाव हो, उसके बीच से भी एक युवक जो मतलब कहीं ना कहीं अप्रत्याशित तौर पर गरीबी या संसाधनों के अभाव से जूझ रहा हो, लेकिन फिर भी वो अपने सफलता के शिखर को कैसे छूता है। कुछ ऐसी बताएं कि जो बच्चे आज अकर्मण्यता जिनके अंदर आ गई है, वो आपके इस बात को सुनकर फिर से ऊर्जावान बने और एक सार्थक दिशा की ओर कार्यरत हों और आपकी बात उनके लिए एक प्रेरणा बने। देखिए, जो आपने बात मेरे को कोरिलेट करके कही है कि हम तो बड़ी गरीब फैमिली से, किसान फैमिली से निकले हैं। मेरे फादर साहब किसान थे और हमने खेतों में काम किया उनके साथ। जब हम पढ़ते थे संडे का दिन, सारा दिन ही हम खेतों में लगे रहते थे। और उसके बाद गेहूं, जीरी जो है हमने खुद काटी हैं। जो है तूड़ी, जो ऊप जिसे बोलते हैं गांव में, वो हमने खुद बांधे। और जो थ्रेसर होते थे उनमें जो है हमने तूड़ी निकाली, अनाज को, वो सारे हमने काम किए। जो हमारी धान है, जीरी है, वो लगवाई, कसियों से काम किया सारा सारा दिन। तो एक गरीब परिवार से हम हमारा जो संघर्ष है वो बहुत ही गरीब परिवार का रहा है। और पर मैं कोई ये नहीं है कि मैं अपने ऊपर ये बात, मेरे मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी रहे होंगे उस दौर के जिन्होंने इतनी मेहनत की। मेरे से भी जो निम्न स्तर के थे वो भी इस दौर के बच्चे रहे होंगे। बट जो मैंने आप कह रहे हो कि भी कोई ऐसी बात आप कहें जिससे कि मैंने जो बात कही है कि अपना लक्ष्य निर्धारित हो और निरंतरता बनी रहे उस लक्ष्य तक पहुंचने की। वो जो लक्ष्य है वो बीच में आपका किन्हीं कारणों से टूटना नहीं चाहिए, जहां तक आपने वो पहुंचना है। तो निरंतरता बहुत जरूरी है, आप में लगन बहुत जरूरी है, ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़ें, जब जाकर के आप उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। कि वो मेहनत करें, बस निरंतरता जरूरी है। और जब वो मेहनत करेंगे ईमानदारी के साथ तो जीवन में डेफिनेटली वो सफल होंगे। ऐसा हो सकता है कि शायद वो जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया कई बार वहां तक ना पहुंचे, तो उन्होंने जो विकल्प साथ में लिया है सेकंड लक्ष्य का, तो वहां तक वो पहुंच जाए।
तो ये है कि मेहनत निरंतरता करें, मेहनत ईमानदारी से करें तो ज़रूर सफल होते हैं। तो ये बेहद खूबसूरत बात बताई है कि संसाधन के अभाव में भी आप अपनी उन्नति के चरम शिखर पे पहुँच सकते हो यदि आप में संकल्प की शक्ति है, यदि आप वचनबद्धता आपके पास है। क्योंकि कोई भी साधन आपको सफलता नहीं दे सकता, सफलता सिर्फ़ आपकी एकाग्रता, आपका कृत संकल्पितता और आपका संकल्प ही दे सकता है। तो आज हमारे साथ है राजनीतिक विज्ञान के विभागीय अध्यक्ष डीएवी कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर बलराम शर्मा, जिनका भी एक बहुत बड़ा संघर्ष भी अपने जीवन में रहा है और ये एक ऐसा उदाहरण भी आप लोगों के सामने है जिन्होंने काफ़ी अभाव से अपने जीवन को प्रभाव में बदला है। तो ऐसे विद्वत जनों का, ऐसे गुरुजनों का भी हम अपने जीवन में आदर्श स्थापित कर सकते हैं जो हमारे आस-पास हैं और प्राध्यापक बनना यानी काफ़ी विद्यार्थियों के जीवन को दिशा और दशा देने का एक आशीर्वाद ईश्वर ने उनको दिया है क्योंकि गुरु शब्द सभी के आगे नहीं लग सकता, सभी के पीछे नहीं लग सकता क्योंकि गुरु शब्द ईश्वर से भी बड़ी उपमा है। तो और भी ज्ञान संवर्धन के लिए आप देखते रहिए हमारा मंथन टॉक, हम ऐसे ही राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक चिंतन करते रहेंगे और विचारों के मंथन से अमृत निकाल कर आप